पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे दीपा बदमाशों के चंगुल में फंस गई। तभी विजय आकर उसे बचाया और दोनों में बातें होने लगी। दीपा ने बताया कि कैसे उसके माता पिता उसे दुनिया से छोड़कर चले गए। अब आगे स्टेशन आ चुका था। विजय ने गाड़ी रोक दी। दीपा गाड़ी से उतरी और एक कदम चलकर रुक गई। लक्ष्मणपुर जाना था उसे, दूर के रिश्ते की बुआ के पास, पर उसने तो कभी उसकी सूरत भी न देखी थी। केवल सुना ही था कि पापा की एक ममेरी बहन भी थी। क्या पता था उसे वहाँ भी आश्रय मिले ना मिले। क्या पता बुआ उसे पहचानने से भी इनकार कर दे। विपत्ति में कौन साथ देता है? यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? कहाँ जाएगी वह? कौन आश्रय देगा उसे? किस प्रकार जी पाएगी वह अकेली? दीपा सोच में डूब गई। पश्चाताप भी हुआ। यूं भटकने से तो अच्छा था कि वह सोनपुर में ही रहती, बिक जाती, समझौता कर लेती अपने भाग्य से। तभी विचारों की कड़ी टूट गई। किसी ने उसके समीप आकर पूछा, क्या आपको वास्तव में लक्ष्मणपुर जाना है? दीपा ने चेहरा घुमाकर देखा तो यह विजय था, जो न जाने कब से निकट खड़ा उसके विचारों को पढ़ने का प्रयास कर रहा था। दीपा उसके प्रश्न का उत्तर न दे सकी। विजय फिर बोला, मैं समझता हूँ आप लक्ष्मणपुर न जाएंगे। जाना तो था, किंतु दीपा के होंठ खुले। किंतु क्या? सोचती हूँ मंजिल न मिली तो? राहें साफ सुथरी हो और मन में हौसला भी हो तो मंजिल अवश्य मिलती है। राहें अनजानी हैं तो फिर मेरी सलाह मानिए। वह क्या, लौट चलिए। कहाँ? उन्हीं पुरानी राहों की ओर। यह असंभव है। असंभव क्यों? इसलिए क्योंकि उन राहों में कांटे हैं, दुखों की चिलचिलाती धूप है और नरक जैसी यातनाएं हैं। जी नहीं पाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि यही किसी गाड़ी के नीचे आकर। कहते कहते दीपा की आवाज रूंध गई। जीवन इतना अर्थहीन तो नहीं? अर्थहीन है विजय साहब, जीवन अर्थहीन है। दीपा अपनी पीड़ाओं को न दबा सकी और बोली, कुछ नहीं रखा जीने में। हर पल दुर्भाग्य का विष पीने से तो बेहतर है कि जीवन का गला घोट दिया जाए, मिटा दिया जाए उसे। आपका दुर्भाग्य यही कि अपनों ने धोखा दिया। पहले हृदय से लगाया और फिर पीठ में छुरा भोंक दिया। बेच डाला मुझे, पशु समझकर सौदा कर दिया मेरा। आप? दीपा सिसक पड़ी। सिसकते हुए बोली, मैं पूछती हूँ आपसे, मैं पूछती हूँ, क्या मुझे अपने ढंग से जीने का अधिकार न था? क्या मैं आपको पशु नजर आती हूँ? नहीं दीपा जी, नहीं। विजय ने तड़प कर कहा, आप पशु नहीं है। संसार की कोई भी नारी पशु नहीं हो सकती। और यदि कोई धर्म, कोई संप्रदाय और कोई समाज नारी को पशु समझने की भूल करता है, उसका सौदा करता है, तो मैं ऐसे धर्म, समाज और संप्रदाय से घृणा करता हूँ। दीपा सिसकती रही। विजय ने सहानुभूति से कहा, दीपा जी, आपके इन शब्दों और इन आंसुओं ने मुझसे सब कुछ कह डाला है। मैं जानता हूँ दुर्भाग्य आपको शहर से उठाकर गांव ले गया। वहाँ कोई अपना होगा, उसने आपको आश्रय दिया और फिर आपका सौदा कर दिया। इस क्षेत्र में ऐसा ही होता है। लोग तो अपनी बेटियों को बेच देते हैं। फिर आप तो पराई थी, और जब ऐसा हुआ तो आप रात के अंधेरे में सोनपुर से चली आई। सोचा होगा दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं तो आश्रय मिलेगा, कहीं तो कोई होगा जिसे अपना कह सकेंगी। दीपा की सिसकियां हिचकियों में बदल गई। एक पल रुककर विजय फिर बोला, मत रोइए दीपा जी, मत रोइए। आइए मेरे साथ चलिए। नहीं, भरोसा कीजिए मुझ पर। यकीन रखिए, संसार में अभी मानवता शेष है। आइए आइए दीपा जी, विजय ने आग्रह किया। दीपा के हृदय में द्वंद्व सा छिड़ गया। दीना की चौपाल पर महफिल जमी थी। सुबह होने को थी, किंतु पीने पिलाने का दौर अभी भी चल रहा था। दीना शराब के नशे में कुछ कहता और यार दोस्त उसकी बात पर खुलकर कहा लगाते। एकाएक अंदर से कोई आया और उसने दीना के कान में कहा, काका यह तो गजब हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी भतीजी दीपा रो रही होगी। काका, बात रोने की होती तो कुछ न था। अबे तो कुछ हुआ भी। दीपा घर में नहीं है। दीना के सामने विस्फोट सा गूंज गया। वह कुछ क्षणों तक तो सन्नाटे जैसी स्थिति में बैठा रहा और फिर एकाएक उठकर चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? काका, यह बिल्कुल सच है। दीपा गांव छोड़ गई है। दीना तुरंत अंदर गया और थोड़ी देर बाद लौट भी आया। दोस्तों ने कुछ पूछा तो वह दहाड़े मारकर रो पड़ा। बात जमींदार तक पहुंची। दिन निकलते ही जमींदार का बुलावा आ गया। दीना को जाना पड़ा। जमींदार ने देखते ही प्रश्न किया, क्यों बे, हमारी दुल्हन कहाँ है? सरकार के बच्चे, हमने तुझसे अपनी दुल्हन के बारे में पूछा है। जमींदार गुर्राए। दीना उनके पाँव में बैठ गया और रोते रोते बोला, हुजूर, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया हुजूर। उस कमीनी के लिए मैंने इतना सब किया, उसे अपने घर में शरण दी, उसे सहारा दिया और वह मुझे धोखा देकर चली गई हुजूर। कहाँ चली गई? ईश्वर ही जाने हुजूर। मैं तो उसे पूरे गांव में खोज खोज कर थक गया हूँ। जमींदार यह सुनते ही एक झटके से उठ गए और क्रोध से दांत पीस कर बोले, तू झूठ बोलता है हरामजादे।
सरकार, हरामजादे, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। 2 कौड़ी का न छोड़ा हमें। अभी थोड़ी देर बाद हमारी बारात सजनी थी। शहर से 20 यार दोस्त आने थे। दूल्हा बनना था हमें, और तूने हमारे एक एक अरमान को जला कर राख कर दिया। किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे हम। मुझे माफ़ कर दीजिए हुजूर। नहीं माफ़ करेंगे हम तुझे। हम तेरी खाल खींच कर उसमें भूसा भर देंगे। हम तुझे इस योग न छोड़ेंगे कि तू फिर कोई धोखा दे सके। इतना कहकर उन्होंने निकट खड़े एक नौकर से कहा, मंगल, इस साले को इतना मार कि इसकी हड्डियों का सुरमा बन जाए। मर भी जाए तो चिंता मत करना और लाश को फेंक आना। नहीं हुजूर नहीं, दीना गिड़गिड़ाया, जबकि मंगल ने उसकी बाह पकड़ी और उसे बलपूर्वक खींचते हुए कमरे से बाहर हो गया। उसके जाते ही जमींदार बैठ गए और परेशानी की दशा में अपने बालों को नोचने लगे। सूरज की पहली पहली किरणों ने अभी अभी धरती को स्पर्श किया था। आंगन में ताजी धूप खिली थी और दीपा एक कमरे में खिड़की के सम्मुख खड़ी धूप में मुस्कुराते गुलाबों के फूलों को देख रही थी। शहर की तंग गली में एक पुराने ढंग का मकान था यह, जिसे जमींदार साहब ने वर्षों पहले खरीदा था। पैसों की कोई कमी न थी, अतः उन्होंने इसे किराए पर भी न दिया था। कभी गांव से मन ऊब जाता तो वह इस मकान में 2-4 दिन के लिए चले आते। मकान की देखभाल के लिए केवल एक नौकर वहां रहता। किंतु दीपा इस समय उस मकान के विषय में नहीं, केवल अपने विषय में सोच रही थी। विजय का आग्रह मानकर वह यहाँ चली तो आई थी, किंतु उलझनों से अभी भी मुक्ति न मिली थी। यूँ विजय का व्यवहार उसे अच्छा लगा था और उसके मन में अविश्वास की भी कोई भावना न थी। किंतु कठिनाई तो यह थी कि विजय उसी जमींदार का बेटा था और यह मकान भी उसी जमींदार का था, और दीपा को यहाँ आना इस प्रकार लग रहा था जैसे वह एक गर्त से निकलकर फिर दूसरी गर्त में आ गिरी हो। उसने तो यह चाहा था कि वह सोनपुर से दूर चली जाएगी, इतनी दूर कि किसी को इसकी छाया भी न मिलेगी। किंतु उसे क्या पता था कि वह दुर्भाग्य के पंजे से छूटकर एक बार फिर उसी के हाथों में आ जाएगी। तभी वह चौंकी। विजय ने कमरे में आकर कहा, लीजिए, चाय लीजिए दीपा जी। दीपा ने कुछ न कहा। उसने पल भर के लिए चेहरा घुमाया और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। विजय ने उसे यूं विचारमग्न देखा तो समीप आकर बोला, क्या देख रही हैं? इन फूलों को, इनकी हंसी, इनकी मुस्कुराहट। ओह, इनका दुर्भाग्य। दुर्भाग्य क्यों? इसलिए क्योंकि इनकी यह हंसी केवल कुछ समय की है। एक दिन दुर्भाग्य की आंधी आएगी और यह पत्ती पत्ती होकर बिखर जाएंगे। कविता कर रही हैं? नहीं, स्वयं की तुलना कर रही हूँ इनसे। किंतु शायद एक बात आप नहीं जानती, रात के पश्चात भोर अवश्य होती है। मैं जानती हूँ मेरे जीवन में भोर कभी न आएगी। भोर तो आ चुकी है। कब? उसी समय जब मैंने आपको देखा था। हालांकि वो अंधेरी रात थी, किंतु मेरा मन कहता है कि आपके जीवन में फिर वैसा अंधेरा कभी नहीं आएगा। आप? दीपा चौंक पड़ी। विजय ने कहा, जाने दीजिए, चाय ठंडी हो रही है। दीपा बैठ गई। विजय ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, बाथरूम आंगन में है। दीपा ने चाय की चुस्की ली और बोली, एक प्रार्थना है आपसे। कहिए। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। विजय को यह सुनकर आघात सा लगा। बोला, शायद भय लग रहा है। भय किससे? मुझसे। इतना बड़ा मकान है और एक अजनबी व्यक्ति सोचती होंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भरोसा है तो फिर जाने की बात क्यों? आप समाज को नहीं जानते। आप यही तो कहना चाहती हैं कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, चिंता मत कीजिए, लोगों की जुबान मैं बंद कर दूंगा। विजय ने कहा, यह कहकर कि नहीं विजय साहब। दीपा ने कहा और एक झटके से उठ गई। विजय ने देखा खिड़की से छन कर आती धूप में उसका मुख सोने की भांति दमक रहा था। दीपा के कंधों पर फैले बाल तो इतने सुंदर थे कि उनके आगे घटाओं का सौंदर्य भी फीका लगता था। वह कुछ क्षणों तक तो दीपा के इस सौंदर्य को निहारता रहा और फिर बोला, आप शायद बुरा मान गई। विजय साहब, आप नहीं जानते कि मैं जानता हूँ। मैं यह सब कहकर अपराध किया है। अपराध इसलिए क्योंकि आपके मन को टटोला भी नहीं और अपने मन की बात कह बैठा। हो सकता है आपने यह भी सोचा हो कि मैं आपकी व्यवस्थाओं से खेलने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु विश्वास कीजिए, यह सत्य नहीं है। सच्चाई यह है कि आपको भी मंजिल की तलाश थी और मुझे भी। मैंने तो सोचा था इस प्रकार आपको भी अपनी मंजिल मिल जाएगी और मुझे भी। आप तो जानती है, जीवन के लंबे रास्ते यूं भी अकेले नहीं कटते। इस सफ़र में किसी न किसी साथी का होना जरूरी है। किंतु यदि मैं आपके योग्य नहीं तो ये ऐसा न कहिए विजय साहब। दीपा ने चेहरा घुमा लिया और तड़प कर बोली, आप तो देवता हैं। आप तो इतने महान हैं कि मैं आपकी महानता को कोई नाम भी नहीं दे सकती। फिर क्या बात है? दीपा इस प्रश्न पर मौन रही। विजय फिर बोला, बताइए ना, फिर आप मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हैं? अपने दुर्भाग्य के कारण। दीपा बोली,
मैं नहीं चाहती कि मेरे दुर्भाग्य की छाया आप पर भी पड़े, और यदि मैं यह कहूँ कि आपका मुझसे मिलना मात्र एक संजोग ही नहीं मेरा सौभाग्य है, तो फिर मैं चाहूँगी कि आप मुझे भूल जाएं। आप तो जानते ही हैं कि सोनपुर यहाँ से दूर नहीं। उन लोगों को जब पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ तो यह बात है। विजय की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई। एक पल मौन रहकर वह बोला, फिर तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सोनपुर में ऐसा कोई नहीं जो हमारे विरुद्ध जुबान भी खोल सके। तभी बाहर से नौकर की आवाज़ सुनाई पड़ी, छोटे मालिक, स्नान का पानी रख दिया है। ठीक है हरिया, विजय ने कहा। इसके पश्चात वो दीपा से बोला, अब आप स्नान कर लीजिए, और हाँ, मैं 1 घंटे के लिए सोनपुर जाऊंगा। बात यह है कि पापा के दिमाग में कुछ कमी आ गई है। सुना है कि वो शादी कर रहे हैं। यूँ मुझे उनके इस निर्णय से कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पिछले 5 वर्षों से रुद्रपुर रहता हूँ, वहीं पढ़ाई की और वहीं बिजनेस भी शुरू कर दिया। यूँ समझिए पापा के व्यक्तिगत जीवन से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर भी 60 वर्ष की आयु में शादी, यह मुझे पसंद नहीं। मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। दीपा पत्ते की भांति कांप गई। विजय फिर बोला, मैंने यह भी निर्णय लिया है कि मैं आपको लेकर आज ही रुद्रपुर चला जाऊंगा। न, मेरे इस निर्णय में पापा की स्वीकृति अस्वीकृति कोई बाधा न बनेगी। लेकिन विजय साहब, विजय ने अनजाने में दीपा के होंठों पर अपनी हथेली रख दी और बोला, अब बातें खत्म। अब आप स्नान करके आराम कीजिए। मेरे लौटने तक हरिया खाना बना देगा। दीपा चाह कर भी कुछ न कह सकी, किंतु न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला उठी। दीना को इतना मारा गया कि उसका प्राणांत हो गया। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी गई। सोनपुर में वास्तव में ऐसा कोई न था जो जमींदार के विरुद्ध अपनी जुबान खोल पाता, किंतु इस घटना के पश्चात जमींदार साहब वहां न रुके और शहर आ गए। जिस समय वह अपने मकान के सामने तांगे से उतरे, हरिया वही खड़ा था। हरिया ने उन्हें देखकर आदर से हाथ जोड़ लिया और बोला, सरकार, छोटे मालिक भी आए हैं। अच्छा, कब? रात। आते ही सोनपुर चले गए थे, फिर लौट आए। सोनपुर से एक लड़की भी आई है। कौन है? दीपा। जमींदार के सामने विस्फोट सा हुआ। चौंक कर बोले, दीना की भतीजी दीपा?